यस डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले की वीडियो में हमने कबीरदास जी की सामाजिक चेतना के बारे में पढ़ा। आप कबीरदास जी के बारे में अपने टेक्स्ट और सब कुछ पढ़ चुके हैं और लगभग सभी कवियों के बारे में अपनी टेक्स्ट सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा आलोचनात्मक प्रश्न जो होते हैं उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना है सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। तो आज जो हम विषय लेंगे वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का साहित्यिक परिचय। मैंने आपको साहित्यिक परिचय किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है इसके बारे में भी पहले कई बार बताया है। तो आज हम हरिओध जी का साहित्यिक परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम किसी भी लेखक कवि किसी का भी जब हम साहित्यिक परिचय पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि साहित्यिक परिचय का अर्थ होता है कि उनके बारे में उनकी सामान्य जानकारी, सामान्य परिचय दें, उनके जीवन से जुड़ा। उसके बाद उनकी रचनाओं का परिचय दिया जाता है और फिर हम उनकी रचनाओं की, उनके साहित्य की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मैंने प्रयास जो है, जब भी अभी आप लोग जो है आलोचनात्मक प्रश्न करने की शुरुआत करें, सीख रहे हैं, तो लगभग आसान तरीके से आपको बताने का या समझाने का प्रयास किया है। तो जैसे कि ये जो है आप अयोध्या सिंह उपाध्याय जी जो है, हरिओध इनका उपनाम है, ठीक है ना। और इनका सामान्य परिचय में जैसे हम जन्म मृत्यु के बारे में बता रहे हैं 1865 है ना, और 1947 तक, मतलब 1865 में जन्म और मृत्यु 1947 में है। इन्होंने द्विवेदी युग में खड़ी बोली को समुन्नत करके कि उसकी तरक्की करने में, उसको बढ़ावा देने में, खड़ी बोली हिंदी में रचनाएं लिखने वाले इनका कवि का नाम जो है ये हरिओध इनका उपनाम है। अयोध्या सिंह उपाध्याय इनका नाम है और ये इनका उपनाम है। 17 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ। 3 वर्ष तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया, मतलब पढ़ाने का काम भी किया। तो जो इनकी ये सामान्य है, जैसे कि आप जब लिख रहे हैं, मैंने आपको मेन पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप पूरी तरह से सेंटेंस, वाक्य के रूप में लिखेंगे। तो रचनाओं के बारे में बात करें तो प्रिय प्रवास जो है इनका महाकाव्य है, वैदेही वनवास महाकाव्य है, बोलचाल रस कलश, ये सब चीजें क्या है जो इनकी काव्य है, कविताओं की जो फॉर्म है। 2 महाकाव्य हैं, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। बोलचाल रस कलश जो है वैसे काव्य है। पद्य निबंध इन्होंने उद्बोधन लिखा है, उपन्यास ठेठ हिंदी का ठाठ, और आलोचना जो है यह भी एक गद्य की विधा है। तो उसका जो आलोचना विधा के अंतर्गत जो रचना इन्होंने लिखी है उसका नाम रस कलश है। मैं आपको ये बता दूं कि बेटा रचनाओं के बारे में आपको अगर कोई गाइड आदि देखते हैं तो उसमें काफी सारी चीजें होती है। मैंने बेसिक जो है, जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो आपको लिख के दी है। इसका लाभ क्या होगा बेटा, कि आप जो है इतना याद रख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा करते हैं फिर आपको याद नहीं रहता, एग्जाम में लिखने में दिक्कत होती है। अगर आप चाहें तो इनको थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अब इनकी हम साहित्यिक विशेषताएं लिखेंगे तो विवलता का मार्मिक चित्रण है कि जब हम किसी के विरह में विवल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, आंसू बहाने लगते हैं, तो उसका इन्होंने बड़ा मार्मिक और सुंदर चित्रण किया है कि कृष्ण के विरह में, जब कृष्ण जो है कंस का वध करने के लिए गोकुल वृंदावन छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं और लौट कर नहीं आते, उसके बाद ब्रजवासियों की क्या स्थिति है इसका बड़ा सुंदर चित्रण करते हुए हरिओध जी कहते हैं कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लख मुख जिसका मैं आज लो जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। माता यशोदा जो है अपने स्वामी, अपने पति नंद जी से यह बात कह रही है कि वह मेरा प्राण प्यारा पुत्र जिसके सहारे ही मैं जी रही हूँ, मेरी आंखों का तारा वह कहाँ है। माता की हृदय की विवलता का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। तो कहते हैं कि हरिओध जी ने ऐसा नहीं है कि सिर्फ नायिका की हृदय की बात लिखी है, माँ का हृदय भी, जैसे ब्रजवासी हैं उनका हृदय भी, कृष्ण के विरह में सब कितने दुखी हैं, बड़ा ही सुंदर मार्मिक चित्रण इन्होंने किया है। तो फिर उसके बाद है भक्ति, नीति और प्रकृति आदि भावों का ये बहुमुखी प्रतिभा के जो आप कह सकते हैं कि जाने माने कवि हैं। इन्होंने लगभग सभी विषयों में अपनी लेखनी चलाई है। तो अपने नीतिपूर्ण विचारों में मनुष्य को घमंड न करने की बात कहते हुए कवि ने लिखा है कि जब किसी ढंग से निकल तिनका गया तब समझने यो मुझे ताने दिए, ऐसा तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। कि ढब का अर्थ होता है तरीके से, कि भी वो जो तिनका था वो हाथ से ही निकल गया, तो मेरी समझ, मेरे जो ज्ञान थे, जिसका मुझे घमंड था, उसने मुझे ताना दिया
कि तेरे को दुखी करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। जैसे कि आप ये देखो कि आंख में अगर कोई एक तिनका चला जाता है छोटा सा, तो हम कितना विचलित और दुखी हो जाते हैं। कहते हैं किसी तरीके से उसको निकाल तो दिया। तो मेरी समझ ने मुझे कहा कि तुझे दुखी करने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही काफी है, तुझे घमंड किस बात का। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है वह ईश्वर की, परमात्मा की, हमारे बड़ों के आशीर्वाद की देन है। उस स्थिति के अंदर, कैसी भी स्थिति हमें, हमारे पास कुछ भी क्यों न हो, कितना ही ज्ञान समझ क्यों न, हमें किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। प्रकृति चित्रण में विवरण शैली की उनके अंदर प्रमुखता है कि दिवस का विवरण का अर्थ है कि पूरी डिटेल बताते हैं कि दिवस का अवसान, समीप था, गगन था, कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमिलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कि प्रकृति का सुंदर सा चित्रण कर रहे हैं कि दिन का अवसान अर्थात दिन छिपने को था, और जो आकाश था वो कुछ लोहित अर्थात लाल सा हो चुका था, और जो वृक्षों की शिखाएं हैं उनके ऊपर अब क्या राजती करते शोभायमान हो रही है। कमिलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, कमिलिनी पुष्प की कांति उस पर शोभायमान हो रही है। पर्यावरण प्रेम, इन्हें जो है आप कह सकते हैं इनकी रचना जो आपने अपने सिलेबस में पढ़ी है पवन दूती, इसमें आप देखेंगे कि हर जगह जो है उन्होंने राधा के माध्यम से पवन को एक ही संदेश देने का प्रयास किया कि पर्यावरण अर्थात हमारे वातावरण को किसी भी तरह से कोई नुकसान न हो। तो कहते हैं कि जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे, सानंद करते आनंद के साथ बैठ करके भ्रमर जो है एक दूसरे के साथ सौम्य मतलब रस पी रहे हो पुष्पों का, जब वो पूरे जोड़े से बैठे हो, तो प्रकृति की आप कह सकते हैं किसी भी गतिविधि में हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो राधा क्या कहती है, तो उस समय तुम अपनी सौम्यता दिखाना। पवन को जब अपना दूत बनाकर भेज रही है तो कहती मेरा संदेश सुनाना, लेकिन रास्ते में अगर तुम्हें कोई इस तरह की स्थिति दिखती है तो धीरे चलना। पहले वो क्या कहती कि तेज जाना, मेरा संदेश लेके जाना, लेकिन अगर प्रकृति को, वातावरण को कहीं कष्ट होता है तो सौम्यता से रहना। थोड़ा सा भी ने कुसुम हिले ओन उद्विग्न होवे, कि जो पुष्प है इतनी धीरे चलना कि वह थोड़ा सा भी नहीं हिले। ओन का अर्थ है कि उद्विग्न भी ना हो, वो घबराहट ना हो। मतलब जो आप कह सकते हैं भ्रमर भ्रमरी का जोड़ा है, रसपान कर रहा है, उनको किसी तरह का कष्ट न हो। क्रीड़ा होवे नहीं कलुषिता, उनकी जो प्रेम क्रीड़ा है, उनकी केली है, केली का अर्थ है कि उनका आपस में जो मिलन है उसमें बाधा न हो। प्रकृति के छोटे से छोटे जीव और प्राणी को भी कष्ट न हो, ऐसा संदेश देने का इन्होंने प्रयास किया। तो यही इनके आप कह सकते हैं कि रचनाओं की काफी अच्छी और आप कह सकते हैं मनुष्य को संदेश देने वाली खास विशेषता है। अब अगर हम इनकी भाषा शैली का के बारे में देखें तो ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का सफल प्रयोग किया है, क्योंकि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक जो है खड़ी बोली तो शुरू हो ही गई थी, लेकिन ब्रज भाषा का भी प्रभाव रहा। तो इन्होंने सफल प्रयोग किया है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इन्होंने खड़ी बोली को उन्नत करने का लगभग जो है महत्वपूर्ण प्रयास किया है। प्रसाद गुणमयी और सरल भाषा का प्रयोग है। संस्कृत के तत्सम शब्दों की अधिकता है। भाषा में सजीवता लाने के लिए विशेषणों, मुहावरों, लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग है। अलंकारों का भी इन्होंने स्वाभाविक तौर पर प्रयोग किया है। वाणिक और मात्रिक दोनों ही तरह के छंदों का इन्होंने सफल प्रयोग करने का प्रयास किया है। आप ये कह सकते हैं कि इनकी भाषा पूरी तरह से उन्नत, एक श्रेष्ठ महान कवि की भाषा है। हर तरह से एक अच्छी भाषा के अंदर, और आप कह सकते हैं जो पाठकों को पसंद आ सके इस तरह की भाषा पर इन्होंने जो है लगभग सब तरह से काम किया है। और आप कह सकते हैं कि इनके काव्य के अंदर हर वो सारे गुण हमें दिखाई देते हैं जो एक अच्छे कवि की रचनाओं में दिखाई देनी चाहिए। तो इस प्रकार आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का आप कह सकते हैं साहित्यिक परिचय आपने पढ़ा है।